श्री नंदीश्वर विद्यालय में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक, अध्याय 22, क्लास 12। वर्तमान युग में केंद्रीय बैंक प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था के मौद्रिक एवं राष्ट्रकोषीय ढांचे की आधारशिला है। सत्य बात है, सभी बैंकों का जो बैंक होता है वो केंद्रीय बैंक ही होता है। और आज सभी की जो आधारशिला है, जिस प्रकार एक मकान की आधारशिला नींव ईंट होती है, उसी प्रकार सभी के विकास की जो आधारशिला है वो केंद्रीय बैंक होता है। यद्यपि केंद्रीय बैंक का प्रारंभ 19वीं शताब्दी में हुआ था, किंतु केंद्रीय बैंक का विकास तथा लोकप्रियता मुख्यतः 20वीं शताब्दी से विशेषता कही जा रही है। पहले इतना लोग जागरूक नहीं थे बैंक के बारे में, ना उन बैंकों से इतने कार्य करते थे। पहले संकुचित विचार थे, संकुचित एरिया था और जो उनकी आवश्यकताएं थी वो भी बहुत कम हुआ करती थी। ठीक है ना। तो वर्तमान में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जिसमें केंद्रीय बैंक ना हो। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ तथा आर्थिक कार्यों में राजकीय नियंत्रण की आवश्यकता समझी गई, जिसने केंद्रीय बैंक प्रणाली के विकास को प्रोत्साहन दिया। इसके अतिरिक्त सन 1920 में ब्रुसेल्स नामक स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन हुआ, जिसमें प्रत्येक देश में केंद्रीय बैंक की स्थापना करने का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है ना। और इस प्रस्ताव को सभी ने स्वीकार भी किया। तो भारत में सन 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम केंद्रीय बैंक स्थापित किया गया। बच्चों, ओडी में या खालिस्तान में कई बार पूछा जाता है, हाईलाइट कर लिया अपनी बुक में कि भारत में रिजर्व बैंक का केंद्रीय बैंक स्थापित कब हुआ था। तो सन 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है। डेफिनेशन देखते हैं अपन। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के अनुसार केंद्रीय बैंक उस बैंक को कहते हैं जिसका प्रमुख कार्य मुद्रा तथा साख मुद्रा का नियमन करना होता है। मेन बात ये, बैंक का काम क्या है? मुद्रा प्रदान करना, मुद्रा को जमा करना, आवश्यक व्यक्तियों को साख उपलब्ध कराना, लोन देना, ठीक है ना, और मुद्रा को सुरक्षित करना। और अब अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग तो क्या रहता है? बैंक क्या काम करता है कि बैंक मध्यस्थता का कार्य करती है। जिस प्रकार पुल एक पार से दूसरी ओर जाने के लिए काम करता है, वैसे ही जो बैंक होता है वो अपने देश से दूसरे देशों से व्यापार करने में एक पुल का काम करती है। तो वो क्या करती है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को आपको उपलब्ध कराती है और आपकी मुद्रा को एक्सचेंज करके विदेशी मुद्रा देती है, जिससे आप इंटरनेशनल मार्केटिंग आसानी से कर सकते हैं, या अपना माल उसको निर्यात कर सकते हैं या दूसरे देश का माल अपने देश में आयात कर सकते हैं। इसमें अहम भूमिका जो होती है वो सेंट्रल बैंक या विदेशी बैंकों की होती है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है केंद्रीय बैंक के कार्य। नाम है, आप बहुत सरल है, कागजी मुद्रा के निर्गमन का अधिकार। किसी भी बैंक को अधिकार नहीं होता है कि वह मुद्रा का निर्माण करे, मुद्रा बनाए। सिर्फ रिजर्व बैंक या केंद्रीय बैंक, दोनों के सिनोनिम्स नाम है। तो रिजर्व बैंक या सेंट्रल जो बैंक होती है उसे ही कागजी मुद्रा निर्गमन करने का अधिकार प्राप्त होता है। वह अपने अनुसार, आपने देखा होगा पहले जो 500 का नोट चलाता था, अब रिजर्व बैंक ने उसे अस्वीकार कर दिया तो वो कचरा हो गया और उसने दूसरा नोट निर्गमित कर दिया तो वो 500 के बराबर हो गया। बैंक चाहे तो किसी भी कागज को अपनी सील और अपना हस्ताक्षर करके उसे कीमती बना सकती है और जब चाहे उसको परिवर्तित करती है, पर एक समान मुद्रा होती है। पूरे देश में जो मुद्रा संचालित होती है वो एक समान होती है। जैसे 1000 का नोट अब चलन में नहीं है तो वो कचरा हो गया। आप 1000 का नोट लिए जगह जगह घूमते रहोगे, आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। पुराना 500 का नोट कचरे के भाव चला जाएगा। तो ये क्या है? रिजर्व बैंक का काम है कि रिजर्व बैंक में दूसरे जो नोट चलाए हैं उन्हीं नोटों को आपको लेना पड़ेंगे, तभी उनकी मार्केट में वैल्यू होगी। तो कागजी मुद्रा का जो निर्गमन करने का अधिकार है वो सिर्फ रिजर्व बैंक को है, अन्य किसी बैंक को यह अधिकार नहीं होता। मुद्रा प्रणाली में एक रूपता थी, ये जो मुद्रा होती है वो एक समान होती है। आपने देखा होगा हर 500 का नोट एक समान होगा, उसमें सीरियल नंबर रूल चेंज रहते हैं और सारे जो 500 के नोट है उनमें एक समानता रहती है। तो ये क्या है? एक रूपता, इसे आसानी से हम पहचान सकते हैं और उसमें धोखाधड़ी से बच सकते हैं। एक समानता। जनता पर विश्वास। देखिए, रिजर्व बैंक का ठप्पा लगने के बाद या रिजर्व बैंक की सील लगने के बाद जो उपभोक्ता होते हैं, जो बाजार के लोग
लोग बाग होते हैं आंख बंद करके उस पर विश्वास कर लेते हैं, हाँ ये नोट 500 का ही है, नहीं तो उसमें क्या गारंटी है। आज मैं आपको एक कागज बताता हूँ, तो उसमें सिर्फ गवर्नमेंट ने दिया है ये 100 का नोट है, रिजर्व बैंक द्वारा मान्य है, रिजर्व द्वारा निर्मित है, तो इसे हम 100 रुपये में ही चलाएंगे। देखिए आपने स्पष्ट लिखा हुआ 100 रुपये, मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन देता हूँ। इसमें सारी कंट्री भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ये निर्माण है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने इस 100 के नोट को बनाया है, यानी 100 रुपये बिल्कुल वैल्यू कागज का नोट है। अगर इसको चलन से बाहर कर दिया जाए तो ये कचरा हो जाएगा, जिस प्रकार 1000 का नोट आज कचरा हो गया है। तो ये क्या सभी एक जैसे दिखते हैं, सारे 500 के या 100 के नोट जो भी होते हैं इनमें एकरूपता पाई जाती है और जनता इस पर आंख बंद करके विश्वास करती है कि हाँ ये 100 के बराबर ही है। भाई वस्तु कोई भी चीज बेचेगा और 100 रुपये आसानी से ले लेगा, ठीक है ना। अगला है साख निर्माण पर नियंत्रण। देखिए मुद्रा जो है निर्माण होता है तो उस पर नियंत्रण रहता है, क्योंकि अति मुद्रा अगर रिजर्व बैंक जरूरत से ज़्यादा मुद्रा निर्माण कर देगी या छपाई कर देगी तो मुद्रा का मूल्य गिर जाएगा, उसकी अनुपयोगिता हो जाएगी, मतलब उसको क्या हो जाएगी, बर्बादी होने लगी। तो उस पर क्या है, कंट्रोलिंग रहती है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने के बाद ही रिजर्व बैंक पैसों को छापता है, ठीक है। अगला है मुद्रा के आंतरिक तथा बाह्य मूल्य में स्थिरता। ये बात सही है, दोनों जो मूल्य हैं मुद्रा के उनमें स्थिरता पाई जाती है। बार बार ऐसा नहीं कि ये 500 का नोट है, खनी नहाने में इतने में चल रहा है, ग्वालियर जाएंगे तो 102 में चलने लगे और बाहर जाएंगे तो 200 में चले, जी नहीं, उसमें जो 100 का यहाँ चलता है तो 100 में ही वहाँ चलेगा। इनमें एक मूल्य में स्थिरता बनी रहती है। स्थिर सापेक्षता, केंद्रीय बैंक को नोट निर्माण का एकाधिकार प्राप्त होने पर देश की मुद्रा प्रणाली में स्थिति सापेक्षता का गुण आ जाता है, क्योंकि बैंक देश की औद्योगिक तथा व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुरूप मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन कर सकता है। तो ये बैंक भी बहुत ही सावधानी से मुद्रा एक्सचेंज करती है, क्योंकि उसे मालूम है कि बहुत बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, बड़े बड़े वो उद्योगपति होते हैं, व्यापार होता है, वो मुद्रा पर ही डिपेंड रहता है। इसलिए जब भी वो मुद्रा एक्सचेंज करती है तो बहुत सोच समझ के धीरे धीरे मुद्रा को एक्सचेंज करती है। ऐसा नहीं कि हर बार मुद्रा एक्सचेंज करती रहे या हर बार मुद्रा का जो रूप आकार है वो बदलता रहे। तो इससे तो क्या बड़े बड़े जो उद्योग है वो बहुत ज़्यादा नुकसान में हो जाएंगे और उनके दिवालिया निकल जाएगा। सरकार को आर्थिक लाभ, देखिए नोट निर्गमन का कार्य एक कार्य लाभप्रद कार्य है, इस लाभ का कुछ अंश सरकार द्वारा भी के रूप में लिया जाता है। देखिए सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट जब आपकी सिक्योरिटी करेगी, वो आपके लिए लॉकर सुविधा देगी, आपको लोन देगी व्यापार करने के लिए, आपकी जो जेवर संपत्ति है उसमें आप बैंक में लॉकर सुविधा दी, तो उसके लिए गवर्नमेंट भी आपसे कुछ शुल्क लेती है। ATM का प्रयोग करते हैं, आपकी सुविधा है, कहीं भी जाओ पैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए आपसे ही कुछ ना कुछ वो लेती है। यानी कहने का तात्पर्य है, जिस प्रकार हम किसी किराए की गाड़ी में बैठते हैं और उस किराए का वहन करते हैं अपनी सुविधा के लिए, ठीक उसी प्रकार जो सुविधा हम गवर्नमेंट की लेते हैं, चाहे वो पानी की हो, चाहे रोड की हो, चाहे वो बिजली की हो, कोई भी आप मोबाइल का उपयोग करते हैं तो हम भी उसका रिचार्ज भरते हैं, पैसे देते हैं, क्योंकि ये जो सब निर्माण किया गया है ये हमारे पैसे से ही तो निर्माण किया गया है। अगर आप पैसा भुगतान नहीं करोगे तो इनका संचालन कैसे होगा। आपने देखा होगा जो भी गवर्नमेंट सेक्टर है वो सब हम आपके ही धीरे धीरे पैसे से, कंट्रीब्यूशन से बड़ा कार्य निर्माण करते हैं। रोड टैक्स क्यों लगता है, क्योंकि वह रोड में जो लागत आई थी वह धीरे धीरे आप लोगों से ही वसूल की जाती है, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट को भी इससे प्रॉफिट होता है। अगला है बैंकों का बैंक, ये सही बात है, सॉरी सरकारी बैंक या एजेंट या परामर्शदाता, ये बात सही है। केंद्रीय बैंक क्या है, केंद्रीय बैंक हेड ऑफिस है, मेन बैंक है, तो केंद्रीय बैंक क्या है, सभी बैंकों को परामर्शदाता भी होता है, मतलब सब बैंकों का बैंक होने के कारण वो सारे बैंकों को संचालन करता है और अपने अधीनस्थ जितनी बैंकें हैं उनके लिए समय समय पर मार्गदर्शन प्रदान करता रहता है, नई नई सुविधाएं देता रहता है, नई नई प्लानिंग बताता है कि हमें ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो समय समय पर उन्हें परामर्श या उनका मार्गदर्शन भी बैंकों के लिए करता रहता है। बैंकों का बैंक यानी सभी जो बैंक हैं उनका हेड ऑफिस यानी सभी का जो कंट्रोल रूम होता है वो रिजर्व बैंक के पास होता है, यानी इधर उधर से जितना भी फंड होता है वो रिजर्व बैंक के पास ही जाता है। वहाँ जाके जिस प्रकार सभी छोटी मोटी नदियाँ होती हैं, तो छोटी मोटी नदी नालों का जो पानी है वो समुद्र में जाके समा जाता है, ठीक उसी प्रकार सभी बैंकों का पैसा इकट्ठा आके और रिजर्व बैंक के पास इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। संचालन के लिए बैंक देती है सबके लिए, रिजर्व बैंक ही सभी बैंकों के लिए प्रदान करती है, पर सभी बैंकों की जो जमा राशियां हैं एकत्र होकर सारे का जो मार्गदर्शन है, जो संचालन है वो रिजर्व बैंक के अनुसार ही होता है। आगे है
अंतिम ऋणदाता। केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता का कार्य भी करता है, अर्थात व्यापारिक बैंक को जब कहीं से भी ऋण प्राप्त नहीं होता तब केंद्रीय बैंक ही उचित प्रतिभूतियों के आधार पर उसे ऋण प्रदान करता है। व्यापारिक बैंक अपनी प्रतिभूतियां या व्यापारिक बिलों का केंद्रीय बैंक पुनः बट्टा करा सकते हैं। इस व्यापारिक बैंक को बहुत लाभ प्राप्त होता है, अतः आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय बैंक ऋण प्राप्त हो जाता है, ऋण प्राप्त हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है जब सभी बैंकों से ऋण प्राप्त नहीं होता है तो बैंक व्यापारिक बैंक या केंद्रीय बैंक से ऋण प्रदान कर सकते हैं। वैसे अधिकतर क्या है, जो बैंकों का बैंक है वह खुद दूसरों को ऋण प्रदान नहीं करता है, क्योंकि उसने ऋण प्रदान करने के लिए व्यापारिक बैंक है, भूमि विकास बैंक है, बहुत सी हजार रुपये की शाखाएं बना रखी हैं, तो उन शाखाओं से ही ऋण प्रदान करवाती है। मगर अगर अंतिम ऋणदाता का जो काम रहता है वो बैंक केंद्रीय बैंक करती है। अब बताया समाशोधन का गृह कार्य। देखिए केंद्रीय बैंक संबंध बैंकों के लिए क्षमा शोधन गृह का कार्य भी करता है। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि ये संबंध बैंकों के केंद्रीय बैंक के पास खाते खुले होते हैं, जिसमें कुछ नगद कोष व्यापारिक बैंक को रखने पड़ते हैं। अतः विभिन्न बैंकों द्वारा एक दूसरे पर जारी किए गए चेकों का भुगतान क्षमा शोधन गृह के रूप में आसानी से किया जा सकता है। ये बात सही है, अगर आप बैंक चलाना चाहते हैं तो आपको सिक्योरिटी जमा करना पड़ती है, नहीं आपको कैसे भी डील कर लिया जाएगा, आप पैसा खा के भाग जाओगे तो क्या करेंगे बैंक। इसलिए बैंक आपके नाम से अगर बैंक संचालित है या आप जो भी काम गवर्नमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले बैंक क्या करेगी, सिक्योरिटी जमा कराएगी, तो ना पैसा आपको हमेशा अपने पास जमा कर रखना पड़ेगा। आगे है साख मुद्रा का नियंत्रण। ठीक है, आर्थिक तथ्य या आंकड़ों को एकत्रित एवं प्रकाशित करना। ठीक है, इसके बाद ये जो पॉइंट है मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आर्थिक तथ्य एवं आंकड़ों को एकत्रित करना। देखिए केंद्रीय बैंक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक तथ्य एवं आंकड़ों को एकत्रित करता है तथा उन्हें प्रकाशित करता है, जिससे देश तथा विदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। यानी कहना चाहिए वित्त संबंधी जो आर्थिक तथ्य होते हैं उनको इकट्ठा करके देश विदेश संबंधी जो वित्त की आवश्यकता जानकारी प्राप्त हो जाती है। शाख मुद्रा का नियंत्रण। केंद्रीय बैंक जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। वास्तव में केंद्रीय बैंक के अन्य कार्य भी इसी पर निर्भर हैं। यदि साख मुद्रा की सीमित मात्रा प्रचलन में हो तो यह देश के लिए वरदान सिद्ध होती है। इसके विपरीत यदि साख मुद्रा की मात्रा को सीमित न रखा जाए तो यह देश के लिए अभिशाप सिद्ध होती है। देखिए बच्चों, कोई भी कार्य हो लिमिट अति सर्वत्र वर्जते, रामायण में स्पष्ट लिखा है, कोई भी कार्य जरूरत से ज़्यादा करोगे तो उसका नुकसान भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए सभी कार्य नियंत्रित और सही समय पे हो तो उस कार्य का लाभ हमें अधिक से अधिक प्राप्त होता है। और अगर वही कार्य अति हो जाए और ज़्यादा हो जाए तो उसका देश को नुकसान भी भुगतान करना पड़ेगा। ये मैंने केंद्रीय बैंक के कार्य बताए, बहुत इंपॉर्टेंट थे। मुद्रा प्रणाली, एक रूपता, जगत विश्वास, साख निर्माण, मुद्रा के आंतरिक तथा बाह्य मूल्य में स्थिरता, सरकार की आर्थिक स्थिति। इस चैप्टर में केंद्रीय बैंक में जो है, केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1935 में, इसके कार्य क्या क्या हैं, यही एक इम्पोर्टेंट थी। आप इसको अच्छे से पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट सरल चैप्टर है। अगला चैप्टर मैं अगले वीडियो में आपको लेके आऊँगा। जब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।